साथियों माफ कीजिएगा, लगता है कि जिस प्रकार इस आध्यात्मिक चेतना पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मृत्यु हुई थी, बलिदान दिवस मना रहे हैं। लगता है आज उसी रहस्यमय ढंग से मेरे इंटरनेट को भी कोई अदृश्य शक्ति प्रभावित कर रहा है। एक बार मैं आया था, कट गया था, नेट खत्म है, लाइट है, लेकिन हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है। मैं अपने मोबाइल से जल्दी से कुछ बातों को समाप्त करूंगा क्योंकि अधूरा रह जाएगा बहस। साथियों फिर से नमस्कार। ये दूसरा पार्ट मान लीजिए। पहले पार्ट में मैंने दोहराऊंगा नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ और उन्हें सांस्कृतिक प्रेरित और आध्यात्मिक चेतना से युक्त प्रोफेसर कौशल किशोर ने बनाया था। इस पर मैं बात कर रहा था। साथियों, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी संवाद में लोकतंत्र की स्थापना करने के पक्षधर रहे। उन्होंने यहां के बहस करने की संस्कृति को सराहा था और उन्होंने नेहरूवादी वर्चस्व के समय भी उसको जिंदा रखा। वो विरोध को युद्ध नहीं, संवाद का माध्यम मानते थे। ये भारत की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और कौशल भैया से जब बात होती थी तो बताते हैं कि एक भारत की जब संकल्पना उन्होंने की तो मुखर्जी जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, उनका संघीय दृष्टिकोण सकारात्मक राष्ट्रवाद था जो क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए धर्म संगत राष्ट्रवाद के आधार पर एकता को सुनिश्चित करता। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी उसी पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो वन टीम इंडिया की संकल्पना करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना करते हैं। सारी संकल्पनाओं का जड़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। साथियों, अगर आधुनिक भारत में जो जैसा कि इस पुस्तक में उन्होंने चर्चा किया है भाई साहब ने, भारत में जहां पहचान का संकट कुछ दिनों पहले उत्पन्न था, क्षेत्रीयता और विचारधारात्मक विघटन उभरा था, अभी भी थोड़े बहुत है। आज के दृष्टि में बलिदान दिवस पर हम बता रहे हैं आपको कि डॉक्टर मुखर्जी की दृष्टि पुनः प्रासंगिक हो गई है। आप जानते हो कि विगत 11 वर्षों में बहुत तेजी से काम हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर पार्टी चली है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन हो गया, एक लक्ष्य की प्राप्ति। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रवृत्ति जागृत हो गई। दूसरी बात, धर्मनिष्ठ शिक्षा मॉडल की पुनरावृत्ति हो गई, नेप 2020। ये समझने वाली बात है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि शायद पार्टी दे रही है। और ये सभी पहलुएं उस वैचारिक नींव से प्रेरित हैं जिसकी स्थापना डॉक्टर मुखर्जी ने की। साथियों, कौशल किशोर मिश्र जी इन घटनाओं को एक प्राचीन चेतना के नव्य आविर्भाव, उनके शब्द हैं, वो नहीं है लेकिन अमरत्व प्राप्त करके ऊपर से ही बोल रहे हैं कि प्राचीन चेतना के नव्य आविर्भाव के रूप में उन्होंने इसको देखा और भारतीय वैचारिक परंपरा का निर्माण किया जो औपनिवेशिक मॉडल की आलोचना करते हुए साथियों भारतीयता को पुनः परिभाषित करती है। साथियों, एक बात और कहूंगा लास्ट में, आज बहुत जरूरी है बलिदान दिवस पर, क्योंकि मूल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की रक्षा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों डेस्परेट है कि बंगाल जीतना है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कर्म भूमि रही है। वो मुस्लिम लीग का वहां प्रभाव था, उसके विरुद्ध एक सांस्कृतिक प्रतिरोध उन्होंने किया था। संकट के दौर में था बंगाल एक समय। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व वर्षों में
बंगाल केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच संघर्ष का केंद्र नहीं था, बल्कि वो उस गहरे वैचारिक तंत्र का क्षेत्र भी बना जिसमें एक और समावेशी भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना थी और दूसरी ओर मुस्लिम लीग का पृथकतावाद एजेंडा था। यह अंग्रेजों के समय चल रहा था साथियों। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका नाम अपने जिन्ना से नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतिहास है इसलिए लिया जा सकता है एकेडमिक दृष्टि से, उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग बंगाल में तीव्र गति से प्रभाव बढ़ा रही थी और उसे पाकिस्तान में शामिल करने का लगातार प्रयास कर रही थी। याद कीजिए वो इतिहास। इस घोर वैचारिक और राजनीतिक अशांति के बीच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने न केवल इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का विरोध किया जो आज भी जारी है, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक अस्मिता और भारतीय एकता की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष किया। अब देखिए क्या है, क्यों जरूरी है आज उनकी ये बात करनी आज के दिन। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसी वैचारिकता पर चल रही है साथियों। 1937 से 1947 तक जो बंगाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो क्या था? बंगाल की जनसंख्या संरचना बहुत जटिल थी। यद्यपि वो मुस्लिम बहुसंख्या थी, परंतु हिंदू समुदाय वहां का आज भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक का थाती देखिए, वहां पर मुस्लिम बहुसंख्या थी, लेकिन वहां के हिंदू समुदाय शिक्षित, व्यापारिक और भूस्वामी वर्गों में प्रभावशाली था। और मुस्लिम लीग ने इस अवधि में सांप्रदायिक लामबंदी और कांग्रेस की निष्क्रियता का लाभ उठाकर वहां अपनी शक्ति बढ़ाई थी। इसीलिए मुस्लिम लीग, आज भी कांग्रेस देश को कमजोर कर रहा है और इसीलिए मुस्लिम परस्त पार्टियां मजबूत हो रही हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आपको समझना चाहिए। कौशल किशोर होते तो बोलते रहते। साथियों, 1946 में एच.एस. सोहरावर्दी बंगाल में प्रीमियर बने। एक्शन डे, याद कीजिए, डायरेक्ट एक्शन डे, वो बंटवारा का दिन जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं। यह बंगाल के राजनीतिक चेतना का निर्णायक मोड़ था साथी। साथियों, बंगाल विधान परिषद में विपक्ष के नेता और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति का डटकर विरोध किया और विभाजन के विरुद्ध सबसे अधिक सार्वजनिक मुखरता दिखाई। वो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का वैचारिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर विरोध करते रहे, कांग्रेस से इतर जाकर। वे भारत की एकता को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत सत्य मानते थे। इसीलिए जरूरी है आज उनको याद रखना, उनको याद करना, उनके विचारों पर जीना और राष्ट्र को एक बनाए रखने का संकल्प लेना साथियों। और ये सत्य है, बोल्डली सत्य है, जो ये पार्टी कर रही है। हिंदू हितों के रक्षक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुसंख्यकवादी नहीं थे, किंतु उन्हें यह चिंता थी कि लीग के शासन में, जो आज भी बंगाल में दिखाई पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में लीग के शासन में बंगाल में हिंदुओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार संघर्ष कर रही है। इसीलिए जीतना जरूरी है अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आत्मा को शांति दिलानी है। उन्होंने प्रशासन में भेदभाव, सेवाओं में सांप्रदायिक भर्ती और आर्थिक क्षेत्र में हिंदुओं की हानि जो हो रही थी वहां पर, उसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। इसीलिए वहां वर्कर्स, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वर्कर्स जान दे रहे हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो प्राण था। साथियों, कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब उन्होंने कहा ना कि सबसे युवा कुलपति के रूप में 34-38 के रूप में उन्होंने काम किया, तो भारतीय भाषाओं, वैदिक अध्ययन
और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यक्रम में समाहित कर शिक्षा में राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया। क्या आज ऐसा देश के हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में हो पा रहा है? इस पर भी पार्टी को चिंतन मनन करते रहना चाहिए। नेप 2020 से ये सफल नहीं होगा जब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारतीय भाषाओं, वैदिक अध्ययन और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर हम गहन चिंतन नहीं करेंगे। साथियों, उस दिनों वही मुस्लिम लीग को संकीर्ण इस्लामी दृष्टिकोण को संकलित करता था। आज भी हम सो कॉल्ड सेकुलरिज्म को हम संतुलित कर पाएंगे अगर सच मायने में शिक्षा प्रणाली को बदल देंगे। साथियों, उन्होंने उस दौरान कहा था, जब पीड़ितों की सहायता हेतु स्वयं सेवक दलों का गठन किया था, बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की उन्होंने प्रबल मांग की थी, तो उन्होंने लिखा था कि यदि कांग्रेस इस लीगी सांप्रदायिकता का प्रतिकार नहीं करती, क्योंकि वो उस समय उसी में थे, तो भारत की एकता की रक्षा का भार हम पर होगा, ललकार कर कहते थे। वो संयुक्त स्वतंत्र बंगाल जो षड्यंत्र हो रहा था, उस योजना के प्रबल विरोधी थे। उनका मत था कि यह योजना जिन्ना से समझौते के रूप में राष्ट्रीय हितों का विश्वासघात था साथियों, इसलिए उन्होंने कठोर विरोध किया। साथियों, पश्चिम बंगाल की रक्षा प्रतिरोध की विरासत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो प्रारूप है, आंदोलन की प्रेरणा है। और प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा, हमने बार बार उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं बैठा हूं। अपने भाषणों, लेखों, कक्षाओं में मुखर्जी के संघर्ष को केवल राजनीतिक नहीं, हमने बार बार कहा कि सभ्यतागत धर्मयुद्ध के रूप में हमेशा व्याख्यात करते थे। और कौशल जी ने कहा था कि मुखर्जी ने समझा कि विभाजन केवल भौगोलिक नहीं, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विघटन था। और उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक संप्रभुता को एक सूत्र में जोड़ा। और कौशल भैया हमेशा उन्हें संवादशील राष्ट्रवादी व्यक्ति मानते थे, जो मुसलमानों का विरोध नहीं किया बल्कि मुस्लिम लीग का विरोध करता था। और उनकी दृष्टि में यह धर्मनिष्ठ समावेशी राष्ट्रवाद की नीति थी, न कि सांप्रदायिकता पहचान पर आधारित, जो कि कांग्रेसी हमेशा एजेंडा चलाती है। साथियों, अगर हम निष्कर्ष के रूप में थोड़ी बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल में संघर्ष केवल राजनीतिक प्रतिरोध नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की रक्षा का दिव्य संकल्प था, जो आज भी पार्टी करती है। उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक और भारत विभाजन की योजनाओं के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होकर भारत की एकता, संस्कृति और भविष्य की नींव रखी थी। आज के समय में जब भारत को पुनः सांस्कृतिक विखंडन, वैचारिक भ्रम और राजनीतिक तुष्टीकरण के संकटों से गुजरना पड़ रहा है, जो अभी भी है, 11 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बावजूद, आज उनके बलिदान दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरासत एक धार्मिक, सशक्त और सांस्कृतिक रूप से सजग भारत का निर्माण की हमें प्रेरणा दे सकती है। साथियों, आज बलिदान दिवस है। कुछ बातें करके उनको विनम्र श्रद्धांजलि देके बात को समाप्त कर दें। 23 जून 1953 का आज ही का दिन जम्मू कश्मीर में हिरासत के दौरान अचानक विवादास्पद मृत्यु का दंश श्यामा प्रसाद जी को झेलना पड़ा, और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनसंघ के संस्थापक मुखर्जी और अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी के रूप में उन्होंने भारतीय एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्पष्ट वाणी प्रस्तुत की थी। उनका निधन एक व्यक्ति का मृत्यु नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए गहन आघात था। आज तक न तो न्यायिक जांच हुई और न सच्चाई सामने आई, जिससे संदेह, अटकलें, असंतोष बना हुआ था। लगातार भारतीय जनता पार्टी कर्तव्य है कि इस पर काम करे।
क्यों गिरफ्तार हुए थे, क्यों मृत्यु हुई? 1953 में डॉक्टर मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ा, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। वो इस बात के खिलाफ थे कि एक भारतीय नागरिक को अपने ही देश में किसी राज्य में प्रवेश का परमिट लेना पड़ता था। तभी नारा दिया, एक देश दो विधान, दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। और मई 1953 में उन्होंने परमिट प्रणाली को चुनौती देते हुए जम्मू में प्रवेश कर गया और उन्हें कश्मीर प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय शेख अब्दुल्ला के अधीन था जम्मू कश्मीर। याद कि यही अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री बन गए लोकतांत्रिक प्रविधियों के बीच में, और उस समय नेहरू सरकार की मौन सहमति उसमें काम कर रहा था। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी को श्रीनगर के निकट एक सरकारी अतिथि गृह में 1 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था और 20 जून को उनके सीने में भयंकर दर्द हुआ और बुखार की उन्होंने शिकायत की, लेकिन उनका इलाज एक स्थानीय लो स्टैंडर्ड चिकित्सक डॉक्टर अली मोहम्मद द्वारा किया गया। अब जोड़िए इस चीज को, जो न तो हृदय रोग के विशेषज्ञ थे, न सरकारी चिकित्सा पैनल के अनुमोदित विशेषज्ञ थे, बावजूद उन्हें से करवाया गया। और इसीलिए साथियों शक होता है, बल्कि यकीन भी है, इसी वजह से 23 जून 1953 आज के दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। और मृत्यु का कारण जानते क्या बताया गया? हृदय गति का रुक जाना। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। अब प्रश्न क्या है, जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें दिल्ली अस्पताल में स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया? क्या मजबूरी थी? क्या द्वेष था? परिजनों के आग्रह के बावजूद पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? सरकार सोचे, आज इस पर जांच होनी चाहिए। नेहरू सरकार ने बार बार की गई न्यायिक जांच की मांग को खारिज क्यों किया? ये गूढ़ प्रश्न बने हुए साथियों, आज उनका बलिदान दिवस पर बार बार मैं कह रहा हूं। और नेहरू सरकार इस मुद्दे पर मौन और रक्षात्मक रही। केवल और केवल उनकी माता जोगमाया देवी को उन्होंने औपचारिक शोक पत्र भेजा, जिसमें किसी प्रकार के विरोध का घोर अभाव था साथियों। और साथियों, इसीलिए भारतीय जनसंघ जो उस समय था, आरएसएस और हिंदू महासभा ने इसे एक राज्य प्रायोजित षड्यंत्र करार दिया था और पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत में व्यापक जन आंदोलन हुआ और न्यायिक जांच की मांग की गई, जिसे उस समय प्रधानमंत्री ने राजनीतिक नौटंकी बताया था। साथियों, इसीलिए जो लापरवाही का सिद्धांत है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इलाज के पीछे, संभवतः डॉक्टर मुखर्जी को वास्तव में हृदयाघात हुआ हो, पर समय पर उनका इलाज न होना, दिल्ली स्थानांतरित न करना मृत्यु का कारण बना। और एक कस्टोडियल निगरानी में लापरवाही गंभीर लापरवाही माना जाना चाहिए। उस समय सरकारें असहज जरूर थीं, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। साथियों, जब उनकी मृत्यु हो गई तो सबसे बुरा पक्ष क्या था कि नेहरू की नीतियों का सबसे प्रमुख आलोचक मानो अचानक शांत हो गया हो। यह नेहरू के लिए फायदेमंद रहा, शायद इसीलिए इसके पीछे का षड्यंत्र की कहानी ये कहता है। साथियों, कुछ महीने बाद देशद्रोह के आरोप में इसी शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। ये एक तरह से देखा जाए डॉक्टर मुखर्जी से राजनीतिक टकराव का कारण था। साथियों, आज भी यह प्रासंगिक है कि हम न्याय की मांग करें। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी जांच की मांग उठी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, हम सभी का मानना है, और खास करके तमाम अध्ययन के बाद, कि भले ही आज वो जांच प्रतीकात्मक हो, पर ऐतिहासिक न्याय आवश्यक है। यह भविष्य में राजनीतिक हिरासत में हुई मौतों के लिए एक मानदंड भी स्थापित करेगा। साथियों, कौशल भैया कहते थे, कौशल किशोर मिश्र जी कहते थे जब वो अपनी बातों में, तो उन्होंने कहा था कि यह एक ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं, बल्कि धार्मिक राष्ट्र समर्पण, यानी धार्मिक शहीदी इसको मानते थे कौशल किशोर मिश्रा।
और वे कहते थे मुखर्जी की मृत्यु नहीं हुई, उन्हें इसलिए शांत किया गया क्योंकि उन्होंने भारतीयों के भीतर छिपे भारत को जगा दिया। ये एक प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा का मुखर्जी के प्रति श्रद्धांजलि थी। और ये भी कहते थे कि यह मृत्यु नेहरूवादी वर्चस्ववाद और कश्मीरी अलगाववाद के गठजोड़ को चुनौती देने का परिणाम था। इन्होंने निष्कर्ष निकाला, किताब में लिखा है। साथ ही इसीलिए आज उनके बलिदान दिवस जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मृत्यु की पारदर्शी जांच न हो, वैचारिक पुनर्मूल्यांकन और जन स्मृति में उनकी पुनर्स्थापना न हो, जो कौशल किशोर मिश्रा ने जिसका शुरुआत की है, तब तक सही मायने में पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के लिए मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बलिदान दिवस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शत नमन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भाई डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा के चरणों में नमन करता हूं, जिनकी प्रेरणा से मैं आज ये वक्तव्य दे पाया। नमस्कार, धन्यवाद।